सोमवार को जब शेयर बाजार खुलेगा तो एक नई उम्मीद के साथ खुलेगा क्योंकि इस हफ्ते 23 जुलाई को केंद्रीय सरकार अपना आम बजट पेश करेगी। लेकिन शुक्रवार को जो बाजार में गिरावट देखने को मिली, इसकी आशंका भी रहेगी, इसका डर भी रहेगा निवेशकों पे। तो कैसा रह सकता है और कुछ शेयरों में क्या खबरें हैं, इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो बजट के दिन नज़दीक आ गए हैं। 2 दिन बाद जो है 23 जुलाई को, यानी कह सकते हैं कि मंगलवार को केंद्रीय गवर्नमेंट जो है एनडीए की, वो अपना बजट पेश करेगी। इसके उम्मीद में और नाउम्मीद में हमारा बाज़ार सोमवार को ऊपर नीचे हो सकता है। तो कुछ एक्सपर्ट जो हैं उनका अनुमान है कि जो बजट है वो इंडस्ट्रीज़ के हित में हो सकता है। गवर्नमेंट अपना जो वित्तीय कोष है उसको मजबूत करने के लिए, कैपेक्स बढ़ाने के लिए और सोशल स्पेंडिंग जो है इस पे फोकस कर सकती है। इसके अलावा जॉब क्रिएशन यानी नई नौकरी के लिए भी कदम उठा सकती है, कुछ ऐसा कर सकती है। ग्रीन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए भी कुछ कर सकती है। रेलवे सेक्टर पे भी सरकार कुछ नए ऐलान कर सकती है। तो अगर ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिलें तो हमारा बाज़ार हरियाली में देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें एक्सपर्ट के जरिए कही जा रही हैं। लेकिन अगर इधर उधर हुआ तो बाजार डगमगा भी सकता है। तो इस सारी चीज़ों को ख्याल में रख के अगले कुछ दिनों तक बाजार में आप नज़र बनाए रखें। अब बात करते हैं कुछ शेयरों में खबरें हैं जो बाजार पे फोकस में रह सकती हैं। जैसे निफ्टी 50 में रिलायंस इंडस्ट्री का बड़ा वेटेज देखने को मिलता है। तो इसने पिछले दिनों अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए थे। रेवेन्यू कंपनी का ठीक ठाक बढ़ा है, 11.5%। 2,32,000 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार रेवेन्यू दर्ज किया है। हालांकि इसका नेट प्रॉफिट 5.5% ईयर ऑन ईयर गिरा भी है। एबिडा 1% बढ़ा है। वहीं अगर हम बात करें एबिडा मार्जिन की तो ये भी इस बार देखने को मिला है 16.7%, जो पिछले साल 18.4% देखने को मिला था। रिलायंस जियो एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो ये पर यूजर 181 रुपये 7 पैसे हो गया है, जो पिछले साल 180 रुपये 5 पैसे रहा था। रिलायंस रिटेल के रेवेन्यू भी 8% के करीब बढ़ा है। वहीं रिटेल एबिडा मार्जिन की बात करें तो ये भी 7.5% बढ़ा है रहा है इस बार, यानी ये 0.1% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। O2C रेवेन्यू की बात करें तो ये इस बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास देखा गया है। O2C की मार्जिन की बात करें तो ये 8.3% रहा है। ऑयल एंड गैस रेवेन्यू की बात करें तो ये 6,179 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन थोड़ी कम है, क्योंकि पिछले साल 86.7% रहे थे, इस बार 84.3% हुई है। इसके अलावा HDFC बैंक पे भी नज़र रख सकते हैं। बैंक ने अपने रिजल्ट जारी किए थे। नेट इंटरेस्ट इनकम जो इसका रहा था इस बार 29,837 करोड़ रुपए रहा है, जो एस्टिमेट यानी पोल के से काफ़ी ऊपर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट इसका 16,174 करोड़ रुपए देखने को मिला है, इसने भी एस्टिमेट को बीट किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम 2.5% के आसपास बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ये 1.33% आया है, जो पिछले साल मार्च में, यानी इस साल जो मार्च क्वार्टर फोर्थ था उसमें 1.24 रहा था। नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए इस बार 0.39% रहा है, जो मार्च में 0.33% देखने को मिला था। प्रोविज़न कंपनी का डाउन हुआ है, ये 80.7% डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये 2,602 करोड़ रुपए देखने को मिला है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये इस बार 1.88% देखने को मिला है। तो ये चीज़ें इस पर भी मैटर करेगी। एक चीज़ और इसमें देखने को मिला है कि इसके बोर्ड ने जो कंपनी देखने को मिलती है इसकी HDB फाइनेंशियल सर्विस, इसको लिस्ट करने के लिए, शेयर बाज़ार में उतारने के लिए मंजूरी देती है। इसके अलावा विप्रो पे भी नज़र रख सकते हैं। कंस्टेंट करेंसी रेवेन्यू इसकी डिक्लाइन हुई है 1%, और अगर हम बात करें रेवेन्यू तो ये भी जो है क्वार्टरली डिक्लाइन देखने को मिला है। एबिट मार्जिन जो रहा है वो 16.5% रहा है, और Q2 रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो
1% से लेकर +1% देखने को मिलेगा ये कंस्टेंट करेंसी में। ओवरऑल टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी 9% डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, $3.28 बिलियन रहा है। लार्जर डील जो TCV है वो भी डाउन हुई है 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, $1.15 बिलियन देखने को मिली है। और इसका जो रिजल्ट आया है उसके बाद इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अमेरिकी बाज़ार में जो इसका ADR देखने को मिलता है, लिस्टेड देखने को मिलता है, उसमें 11.5% की गिरावट देखने को मिली थी। तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अपने रिजल्ट जारी किए थे। नेट इंटरेस्ट इनकम 6,842 करोड़ रुपए देखने को मिला था, जो पोल से कम देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 6,249 करोड़ रुपए देखने को मिला था, जो पोल को बीट किया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इस बार 5.02% देखने को मिला है, जो पिछले 8 क्वार्टर में सबसे कम रहा है। डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट इसका 15.8% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, लेकिन पिछले 6 क्वार्टर में ये अब तक का सबसे कम डिपॉजिट रहा है। अगर एडवांस की बात करें तो एडवांस भी 18.7% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, और ये पिछले 6 क्वार्टर में सबसे बेस्ट ग्रोथ इसके एडवांस में देखने को मिली है। प्रोविज़न डबल हुआ है सिक्वेंसली, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 578 करोड़ रुपए रहा है। प्रॉफिट भी इसकी कम हुई है, जो एक्सेप्शनल आइटम की देखने को मिलती है, 3,519 करोड़ रुपए रहा है। ग्रॉस NPA फ्लैट रहा है 1.39%, और नेट NPA 0.35% देखने को मिला है। यस बैंक ने प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी का 12.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। नेट प्रॉफिट इसका 46.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 502 करोड़ रुपए कंपनी ने ये नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। जो प्रोविज़न है कंपनी का 55% डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रॉस NPA फ्लैट रहा है 1.7% रहा। नेट NPA 0.5% रहा है, जो मार्च में 0.6% देखने को मिला था। बैंक का कहना है कि उसका जो है, जो भी इसमें बवाल हुआ था, जो इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है बैंक के, उसके बाद इसमें सबसे हाईएस्ट इसने प्रॉफिट दर्ज किया है। RBL बैंक ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए थे। नेट प्रॉफिट 29% रहा था, ये 371 करोड़ रुपये रहा था। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 19.5% बढ़ा था। 1,700 करोड़ रुपये कंपनी ने जो है नेट इंटरेस्ट इनकम दर्ज किया था। ग्रॉस NPA 2.69% रहा था। नेट NPA 0.74% रहा था, और स्लिपेज की बात करें तो वो भी 5.9% बढ़ा था, 720 करोड़ रुपये दर्ज किया था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो ये ऑल टाइम हाई रहा था 5.67%। ROA जो है वो 20 क्वार्टर के हिसाब से हाई रहा था, यानी पिछले 20 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है 1.14%। तो ये भी बड़ी चीज़ है। इसके साथ ही मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि अभी हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हम फंड रेज करें, तो ये चीज़ें मैटर करेंगी। क्रेडिट कार्ड बिजनेस जो है उसका नेट स्लिपेज 400 करोड़ रुपए देखने को मिली है इस क्वार्टर में। JSW स्टील पे भी नज़र रख सकते हैं, इसने टॉप लाइन को बीट किया है। रेवेन्यू इसका 42,943 करोड़ रुपए रहा है, जो पोल से काफ़ी बेहतर देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन में थोड़ी सी कमी आई है। मार्जिन इस बार कंपनी की 12.83% रहा है, जो पोल था 13.76 का। स्टैंड अलोन इंडिया EBITDA पर टन जो रहा है वो 8,339 करोड़ रुपए रहा है, और वहीं इंडियन ऑपरेशंस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो रही है वो 87% रही है। नेट सेल रियलाइजेशन डाउन हुआ है 5%, और हम बात करें अगर अन्य चीज़ों के, जैसे इसके US बिजनेस, तो उसमें भी काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है 30 मीट्रिक टन पर एनम स्लरी पाइपलाइन लेने के लिए JSW इंफ्रा से, तो ये एक बड़ा मैटर इसमें भी रहेगा।
कैन फिन होम्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसका डिसबर्समेंट फ्लैट रहा ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें गिरावट आई है 15% के आसपास। 1969 करोड़ रुपये ये दर्ज किया गया है। AUM बढ़ा है 9.4%, 35,557 करोड़ रुपये रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इस बार 3.57% रहा है, पिछले साल के मुकाबले ये बढ़ा है, और लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 13% के आसपास बढ़ा है कंपनी का। नेट प्रॉफिट भी 8.8% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। ग्रॉस NPA इस बार 0.9% रहा है, और नेट NPA 0.49% देखने को मिल रहा है। अगर इसके प्रोविज़न की बात करें तो ये 24 करोड़ रुपए रहा है, तो ये भी आप चाहें तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं। पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसका डिसबर्समेंट्स 4.8% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 23.6% डाउन भी हुआ है। 7400 करोड़ रुपये इसका डिसबर्समेंट इस बार के क्वार्टर 1 में रहा है। AUM 51% से ज़्यादा बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। 26,972 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। डिसबर्सल टू AUM रेशियो जो होती है वो 26.6% रहा है। पिछले साल 23.1% देखने को मिला था, और मार्च में 31.6% रहा था। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये भी बढ़ा है, 38% से ज़्यादा बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। 576 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम दिखाया है। नेट प्रॉफिट 49% से ज़्यादा बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। 291 करोड़ रुपये नेट प्रॉफिट रहा है। ग्रॉस NPA की बात करें तो ये 0.67% रहा है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम देखने को मिल रहा है। नेट NPA की बात करें तो ये भी कम हुआ है मार्च वाले क्वार्टर से, 0.32% देखने को मिला है। प्रोविज़न इसका बढ़ा है 80%, माफ़ कीजिएगा 60% ईयर ऑन ईयर। 42 करोड़ रुपये कंपनी का प्रोविजंस रहा है क्वार्टर 1 में। रूट मोबाइल ने भी अपने नतीजे जारी किए थे। रेवेन्यू 14% बढ़ा है, 1103 करोड़ रुपये दर्ज किया है। एबिटा मार्जिन डाउन हुआ है, 11.2% इस बार दर्ज किया गया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 1 में 12.7% रहा था। रेवेन्यू इसकी ठीक ठाक रही है पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले। नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है 15.1%, और ये 78 करोड़ रुपये रहा है। इंडियन होटल के बारे में बात करें तो इसकी रेवेन्यू जो है बढ़ी है 5.7%, 1550 करोड़ रुपये कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिटा भी 9.6% बढ़ा है, 449 करोड़ रुपये एबिटा दर्ज किया है, जबकि एबिटा मार्जिन जो रही है वो 2.29% रही है, जो पिछले साल 28% देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट 11% से ज़्यादा, करीब करीब कह सकते हैं 12% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। 248 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। सीजनली जो क्वार्टर रहा है वीक क्वार्टर रहा है इलेक्शन और हीट वेव की वजह से, तो 25% लोअर वेडिंग रेवेन्यू देखने को मिली है लेज़र डेट्स में, और रूम रेवेन्यू इसका 7% बढ़ा है, 776 करोड़ रुपये रहा है। F&B रेवेन्यू 2% बढ़ा है, 534 करोड़ रुपये रहा है। गिंजर रेवेन्यू भी जो है इसका शेयर इंक्रीज हुआ है 12%, 8% से ऊपर गया है। ओबराय रियल्टी को भी अपने फोकस में रह सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि इसने भी नेट अपना नतीजे जारी किए थे। नेट प्रॉफिट 81% से ज़्यादा बढ़ा है, 584 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू 54% से ज़्यादा बढ़ा है, 1405 करोड़ रुपये दर्ज किया है। एबिटा भी 72% बढ़ा है, 815 करोड़ रुपये दर्ज किया है, और एबिटा मार्जिन इसका 58% रहा है, जो पिछले साल 52% देखने को मिला था। तो इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है, इस वजह से यह शेयर फोकस में रह सकता है। अगर हम बात करें ICICI लॉम्बार्ड के बारे में, तो नेट प्रॉफिट इसका 48% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। 580 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। ग्रॉस प्रीमियम भी इसका 19% से ज़्यादा, करीब करीब 20% बढ़ा है, 7,931 करोड़ रुपये दर्ज किया है, और
कॉम्बिनेड रेशियो जो है 102% इस बार दर्ज किया है, जो पिछले साल 103.8% देखने को मिला था। पीवीआर आइनॉक्स की बात करें तो इस बार कंपनी का घाटा बढ़ा है, नेट लॉस से 136 करोड़ रुपए दर्ज किया है, जो पिछले साल के Q1 में 44 करोड़ रुपए रहा था। एबिटा लॉस भी इसका 19 करोड़ से ज़्यादा रहा है, जो पिछले साल एबिटा प्रॉफिट इसका 100 करोड़ रुपए देखने को मिला था। एड रिवेन्यू इसका 4.6% बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर 93 करोड़ रुपए रहा है। F&B रेवेन्यू डाउन हुआ है 6%, 401 करोड़ रुपए रहा है। और नंबर्स जो इम्पेक्टेड है ये इस वजह से, दरअसल इलेक्शन था, IPL था, वर्ल्ड T20 कप था और वीक कंटेंट पाइपलाइन, ये वजहें हैं जिनकी वजह से इसके नंबर वीक देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक पे भी नज़र रख सकते हैं। आज कंपनी के बोर्ड मीटिंग हुई है जिसमें 20,000 करोड़ फंडरेज के लिए मंजूरी मिल गई है। तो ये जो फंडरेजिंग होगी ये डेप्ट सिक्योरिटी ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे होगी और 10,000 करोड़ रुपया ADR, GDR और QIP के जरिए फंडरेज हो सकती है। IRCTC पे भी नज़र रखना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अब शेड्यूल A सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में डाल दिया है, जो पहले शेड्यूल B में यह कंपनी देखने को मिलती थी। वोडाफोन आइडिया पे भी नज़र रख सकते हैं, तो कंपनी ने अप्रूवल दे दिया है थर्ड ट्रेंच अलॉटमेंट के लिए। ये 614 करोड़ रुपए जो है नोकिया को अलॉटमेंट किया जाएगा और एरिक्सन इंडिया को, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। इसका इशू प्राइस 14.80 पर शेयर रखा गया है। EMS कंपनी पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी को 140 करोड़ रुपए का उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट से ऑर्डर मिला है, जिसके लिए क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस रिडक्शन वर्क को डेवलप करना है। कंपनी का जो ज्वाइंट वेंचर देखने को मिलता है उसको भी 535 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी से। इसके जरिए वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम को डेवलप करना है। टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजन पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए QIP के जरिए फंडरेज किया है, फ्लोर प्राइस 1440 रुपये रहेगा, तो ये शेयर भी फोकस में रह सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।